हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आज हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 1991 में इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतने बचे थे कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट हो सके और गवर्नमेंट के पास इंटरनेशनल लोन पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए फाइनेंशियल हेल्प के लिए। IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प भी दी, लेकिन शर्त ये थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करेगा, यानी जो भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है प्राइवेट सेक्टर्स पे वो कम करेगा और इकोनॉमी को ओपन करेगा ताकि फ्री ट्रेड हो सके। गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखें कि वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने की वजह से गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में, जिसे इकोनॉमिक फ्रीडम भी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल कम कर दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसेस को ग्रो करने का मौका मिले। पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी परमिशंस और अप्रूवल्स यानी कि लाइसेंस चाहिए होते थे, पर अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बस अब इन 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, जो कि है अल्कोहल, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स और डेंजरस केमिकल्स। इसके अलावा एक्सपेंड और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई बिजनेस एक्सपेंड या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब वो लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई ताकि फॉरेन ट्रेड बढ़ सके और हमारे पास फॉरेन करेंसी आ सके, क्योंकि उस टाइम सिर्फ 14 डेज का ही फॉरेन रिजर्व पड़ा था। इसके अलावा बैंकिंग, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में भी प्राइवेट कंपनीज को एंटर करने दिया गया। तभी आज हमें इतने सारे प्राइवेट बैंक्स देखने को मिलते हैं जो हमारे घर आके भी हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स भी किए गए, जिसमें डायरेक्ट टैक्स को कम किया गया और इनडायरेक्ट टैक्स को भी कंज्यूमर फ्रेंडली किया गया। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs को प्राइवेट कंपनीज को बेचना या उनमें प्राइवेट पार्टनरशिप लाना शुरू किया, यानी जिस कंपनी से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। गवर्नमेंट ने काफी सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ओनरशिप या तो प्राइवेट कंपनीज को दे दी या फिर उनका मैनेजमेंट प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि कंपनीज के शेयर सेल करने स्टार्ट किए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कंपटीशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फ्रीडम दिया। सो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट शिफ्ट कर देती है पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट ओन्ड थी, लेकिन अब टाटा ग्रुप ने इसे एक्वायर कर लिया है। प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से की जा सकती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जिसमें पूरी इंडस्ट्री सेल कर देती है, और डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट कुछ शेयर सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर्स को, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप का एक पार्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देती है थ्रू शेयर्स। अब इसके पर्पस की बात करें कि प्राइवेटाइजेशन किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहला पर्पस है इसका कि गवर्नमेंट की लॉस मेकिंग कंपनी सेल करना ताकि गवर्नमेंट टेंशन फ्री रह सके। सेकंड पर्पस है इनका प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना, और थर्ड पर्पस है कंपटीशन इंक्रीज करना, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स एक दूसरे के साथ compete करें और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर कस्टमर तक पहुंचा सके। उसके अलावा इसमें आपको महारत्नस और नवरत्नस के बारे में याद रखना है। महारत्नस और नवरत्नस मेजर पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें अपनी मैनेजमेंट और वर्क के लिए ये उपाधि या हम कह सकते हैं ये नाम दिया जाता है। 2023 तक हमारे इंडिया में 13 महारत्नस, 14 नवरत्नस और 60 मिनी नवरत्नस है। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ना। ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है, ताकि हमारी कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। ग्लोबलाइजेशन में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए
और इंडियन कंपनीज को भी अलाउ किया गया कि आप फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिला। आजकल आप इतने फॉरेन ब्रांड्स देखते हो जैसे कि मैकडोनल्ड्स, BMW, सैमसंग और Amazon, ये सभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आए। आज इंडिया में ग्लोबल ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग, गूगल, Amazon ऑपरेट कर रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना। 1991 में इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 वीक्स के इंपोर्ट के लिए बचे थे। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करना। पहले ग्रोथ रेट सिर्फ 3 से 4% था, जो बहुत स्लो था। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी फास्ट ग्रो करने लगी। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहले इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल था। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फ्रीडम दी गई, ताकि नए बिजनेसेस इजिली स्टार्ट हो सके और कंपटीशन बढ़ सके। उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। IMF और वर्ल्ड बैंक की डिमांड थी कि इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करे। इस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, ताकि नई इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी इंडिया में आए। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था इसका रिड्यूस लाइसेंस पॉलिसी। पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लाइसेंसेस और गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था बिजनेस एनवायरनमेंट को इजी और फास्ट बनाना था, बट अब इसको रिड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट गोल था इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ना। पहले इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती थी। इस पॉलिसी के थ्रू ट्रेड बैरियर्स हटाए गए और इम्पोर्ट ड्यूटीज कम की गई, ताकि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। उसके बाद सेवंथ ऑब्जेक्टिव था इसका इम्प्रूव करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफी लॉस मेकिंग हो रहे थे। NDP का ऑब्जेक्टिव था इन पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्टमेंट करना, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ परसेंटेज अपने शेयर सेल कर देना। उसके बाद एट्थ ऑब्जेक्टिव था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था, जिससे इंडस्ट्रीज में नई इनोवेशंस आए। उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव था इसका जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने से नए बिजनेस शुरू हुए, जिससे जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। इसका ऑब्जेक्टिव था यूथ को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की वजह से इंडिया में काफी मेजर चेंजेस आए, जो आज तक इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। NEP के बाद इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 3% से बढ़कर 6 से 8% होने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले इंडिया में FDI अलाउड नहीं था, पर अब फॉरेन कंपनीज आने लगी, जिससे नई जॉब्स क्रिएट हुई। उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस की बात करें तो फॉरेन कंपनीज के आने से नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई, जो लोकल इंडस्ट्रीज को भी इम्प्रूव कर रही है। अब कंज्यूमर को इससे क्या बेनिफिट हुआ? पहले लिमिटेड चॉइसेस होती थी, लेकिन अब ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में आने लगे, जिससे कंपटीशन बढ़ा और कंज्यूमर्स के पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ। टेलीकॉम, बैंकिंग, एविएशन और IT सेक्टर्स में रैपिड डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हर पॉलिसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि NEP का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हुआ, इससे कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई। फॉरेन कंपटीशन की वजह से छोटी इंडस्ट्रीज को सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच लोग और भी रिच होते गए, लेकिन लोअर क्लास फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल
पोटेंशियल चैलेंजेस अब भी है। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटीज इश्यूज होने लगे, प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब कम हो गई और लोगों की जॉब सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ा। एंड उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंपनीज। पहले इंडिया खुद ज्यादा प्रोडक्शन करता था, पर अब हम इम्पोर्टेड गुड्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब हम कंक्लूजन देखें कि क्या एनईपी 1991 सही डिसीजन था, तो हम कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अगर ये पॉलिसी नहीं आती तो शायद आज इंडिया इतना फास्ट ग्रो नहीं करता। पर हाँ, इसका एक दूसरा साइड भी है कि कंपटीशन बढ़ा है, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है और छोटी इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस मिले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉलिसी इंडिया के लिए बेनिफिशियल थी या इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।